नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलपुर, रोहतक, हरियाणा. Today I will give my presentation on anti-cancer drugs. I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Anti-cancer drugs are used for cancer. What is cancer? Cancer is an uncontrolled multiplication of cells in the human body. हमारी बॉडी में नॉर्मली जो सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में करती हैं, कंट्रोल में रहता है उनका मल्टीप्लिकेशन. जैसे एक सेल की 2 सेल बनी, 2 की 4 बनी, तो जो ड्यूरेशन है और जो नंबर हैं वो लिमिटेड रहता है, कंट्रोल में रहता है. बॉडी की जितनी चाहते हैं उतना ही वो मल्टीप्लिकेशन होता है. लेकिन कैंसर में जो है ये जो कंट्रोल है ये अनकंट्रोल हो जाता है, लूज़ हो जाता है कंट्रोल. तो अनकंट्रोल जब ये मल्टीप्लिकेशन 1 से 2, 2 से 4 होने की बजाय 1 से 4, 4 से 16, 16 से 256 ऐसे मल्टीप्लाई जब ज़बरदस्त मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो उसको हम कैंसर कहते हैं. उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स हैं वो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं. एंटी कैंसर ड्रग्स क्या करती हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स स्टॉप दिस अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स. एंटी कैंसर ड्रग्स जो है ये जो अनकंट्रोल्ड हो रखी है जो बढ़ोतरी है, मल्टीप्लिकेशन है, इसको रोकती हैं और जो बड़ी हुई कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं. पर्पस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स ट्रीटमेंट, अगर हम देखें एम क्या है एंटी कैंसर ड्रग्स का जो ट्रीटमेंट है उसका, तो बेसिकली देयर आर 3 एम्स. फर्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट और prolonged remission. Second is the palliation and third is the adjuvant therapy. जो फर्स्ट पार्ट है ट्रीटमेंट, जो एंटी कैंसर ड्रग्स की ग्रोथ है उसको जो है ट्रीट करती हैं, उसको जो है वो रोकती है, या मतलब उसको जो बड़ी हुई ग्रोथ है उसको ठीक कर देते हैं, या जो है उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, उसको स्लो डाउन कर देते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा देर में जो है वो हो, तो डिस्कम्फर्ट जो है वो कम हो. सेकेंड जो एम है पैलिएशन का, इट मीन्स रिडक्शन इन साइज ऑफ ट्यूमर, पेन एंड अदर सिम्टम्स. मतलब जो ट्यूमर है, जो सेल एबनॉर्मल ग्रोथ का जो है उसके साइज़ में कमी आए, दर्द और जो दूसरी डिस्कम्फर्ट हो रहे पेशेंट को उसमें रिलीफ मिले. एडजुवेंट थेरेपी दी जाती है पोस्ट सर्जरी, और रेडियो आइसोटोप्स की जो थेरेपी है उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस, जैसे कोई ट्यूमर है उसको जो है सर्जरी से रिमूव कर दे, क्योंकि पहले हम ट्रीटमेंट देंगे एंटी कैंसर ड्रग से, लेकिन अगर जैसे वो नहीं कंट्रोल में आ पा रहा है तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में उसकी सर्जरी करके उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं उस एबनॉर्मल ग्रोथ को, और उसके बाद फिर जो है एडजुवेंट थेरेपी देते हैं बाद में ताकि वो ग्रोथ फिर से ना हो. इसके अलावा जो है सर्जरी के अलावा रेडियो आइसोटोप से भी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है. Anti-cancer drugs are classified, now coming to the anti-cancer drugs, they are classified into following categories like alkylating drugs, antimetabolites, microtubule inhibitors, antibiotics, monoclonal antibodies, hormonal analogues and antagonists, and miscellaneous drugs. Coming to alkylating drugs contain alkyl group. They are highly reactive carbonium ions intermediates are formed, and they release alkyl group. Now this alkyl group is added with covalent bonds to the nucleophilic sites of DNA bases of the cancer cells. So when this alkyl group is added, the DNA replication or cross-linking is stopped in the cells. Because of this alkyl group, DNA base pair is abnormal, hence the protein synthesis is also abnormal. This alkyl group breaks the DNA strand ultimately, and RNA and protein are also damaged. Alkylating drugs जो है वो alkyl group, उनमें alkyl group होता है. दे फॉर्म द हाईली रिएक्टिव जो है कार्बोनियम आयंस इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो कि alkyl ग्रुप रिलीज़ करते हैं, और alkyl ग्रुप जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो DNA के न्यूक्लियोफिलिक साइट्स के साथ कंबाइन कर जाता है.
ये कंबाइन करके जो है डीएनए की रेप्लिकेशन या क्रॉस लिंकिंग को रोक देते हैं। अब जो है एल्काइल ग्रुप की वजह से जो डीएनए बेस पेयर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इसकी वजह से जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो एबनॉर्मल होगा और अल्टीमेटली जो डीएनए स्ट्रैंड है वो टूट जाता है और जो आरएनए और जो प्रोटीन बनते हैं वो भी डैमेज्ड होते हैं, विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द सेल्स। ड्रग्स इन द एल्काइलेटिंग ड्रग्स के जो है क्लासिफिकेशन, दे आर द एल्काइल सल्फोनेट, जिसमें ड्रग आती है डूसल्फॉन। देन सेकेंड कैटेगरी इज नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसमें ड्रग्स हैं हमारी साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोरएम्बुसिल, मीक्लोरइथामीन। Then we have the nitrosoureas like lomustine and carmustine. Then we have the platinum compounds like cisplatin, carboplatin. तो ये ड्रग्स जो है, जैसे हमने एल्काइल ग्रुप वाला मैकेनिज्म बताया था, इन सभी ड्रग्स का वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सेकंड जो है कैटेगरी है अपने एंटी मेटाबोलाइट्स की, जैसे कि नाम है एंटी मेटाबोलाइट्स। सो दे आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू नॉर्मल पार्ट्स ऑफ डीएनए और कोएंजाइम्स यूज्ड इन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। They compete with the natural or normal parts or substrates, stops their incorporation and instead get themselves involved. So ultimately malfunctional macromolecules, proteins etc. are formed or DNA are formed. So growth of the cells affected. Antimetabolites जो है वो, जैसे कि नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द मेटाबोलाइट्स। ये दिखने में और वैसे जो है रिलेटेड होते हैं, जो डीएनए के नॉर्मल पार्ट्स हैं या उसके कोएंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट्स क्योंकि स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं तो वो compete करते हैं जो नेचुरल या नॉर्मल पार्ट्स या सबस्ट्रेट्स यूज़ होते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में। तो अल्टीमेटली जो है वो जो नेचुरल पार्ट है उसकी जगह खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसमें जो है जुड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं वो मॉल फंक्शनल होते हैं, मतलब दे आर नॉट जो है नॉर्मल, जिसकी वजह से सेल्स की ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है। देन वी हैव द, अगर हम इसको और फर्दर स्टडी करें तो एंटी मेटाबोलाइट्स में फर्स्ट कैटेगरी है हमारी फोलेट एंटागोनिस्ट की। इसमें ड्रग, मेन ड्रग जो है वो है मिथोट्रेक्सेट। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है फॉलिक एसिड से। मिथोट्रेक्सेट इनहिबिट्स द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। Methotrexate stops formation of tetrahydrofolic acid from dihydrofolic acid. Now this tetrahydrofolic acid is required for the formation of purines, pyrimidines, DNA, RNA and protein synthesis. एंटीमेटाबोलाइट्स में पहला जो है वो फोलेट एंटागोनिस्ट है, जिसमें ड्रग है मिथोट्रेक्सेट। ये दिखने में फॉलिक एसिड से मिलती जुलती है। ये जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस में एक एंजाइम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के बनने में मदद करता है। अब जो है जब ये एंजाइम नहीं होगा तो जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से नहीं बनेगा। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सेल को चाहिए प्यूरिन, पायरिमिडीन, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है वो चाहिए होता है। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं होगा तो जो बैक्टीरियल सेल है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, सेल्स मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगी। सेकंड है इसमें प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जो जिसमें मेन ड्रग है 6-mercaptopurine। दिस ड्रग इज कन्वर्टेड टू राइबोन्यूक्लियोटाइड। इट स्टॉप्स द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन रिंग एंड न्यूक्लियोटाइड इंटरकन्वर्जन। जैसे कि नाम है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, तो ड्रग है इसमें 6-mercaptopurine। ये जो है 6-mercaptopurine बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाती है राइबोन्यूक्लियोटाइड में, और जो है ये प्यूरिन रिंग का जो बायोसिंथेसिस है और जो न्यूक्लियोटाइड इंटरकन्वर्जन है उसको रोक देती है। नेक्स्ट है इसमें पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट लाइक फ्लोरोयूरेसिल। फ्लोरोयूरेसिल इज कन्वर्टेड टू डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। फ्लोरोयूरेसिल स्टॉप्स थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम एंड इंटरफियर विद द डीएनए सिंथेसिस। पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट पायरिमिडीन के अगेंस्ट एक्ट करती है। इसमें ड्रग है फ्लोरोयूरेसिल, जो कि कन्वर्ट होती है बॉडी में जाके डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में। ये एंजाइम है एक थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम, उसको रोकती है, जिसकी वजह से जो डीएनए सिंथेसिस है वो इफेक्ट होता है, वो ठीक से बन नहीं पाता। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स की।
ये ड्रग्स इंटरफेयर करते हैं विद, जैसे कि नाम है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इन माइटोसिस द सेल डिवीज़न प्रोसेस। इसमें जो ड्रग्स है हमारी वो है विंका एल्कलॉइड्स है, जैसे विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है, ये माइटोसिस को इनहिबिट करती है। दीज ड्रग्स कंबाइंस विद द ट्यूबुलिन द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन and stops the polymerization of tubulin and microtubules assembly. So they disturb the mitotic spindle and stops the chromosomes movement of going away during mitosis. Hence they stops the metaphase of the cell division. ये जो ड्रग्स हैं ये जैसे कि नाम है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को के साथ इंटरफेयर करते हैं, उसको रोकती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होती है माइटोसिस में, सेल डिवीज़न के अंदर जो सेल डिवीज़न की टाइप है, तो उस प्रोसेस को जो है माइटोसिस में ये ड्रग्स इंटरफेयर करती हैं। इसमें ड्रग्स आती हैं, विंका एल्कलॉइड्स है एक कैटेगरी, जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो ड्रग्स है ये माइटोसिस को रोकती हैं। ये जो है एक जो है प्रोटीन है माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन, उसके साथ जुड़ जाती हैं और ट्यूबुलिन की पॉलीमराइजेशन को रोकती हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबली है वो बननी बंद हो जाती है। अल्टीमेटली दे जो है वो माइटोटिक स्पिंडल को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल के साथ जो है वो जुड़ के मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो जो प्रोसेस है वो माइटोसिस के दौरान रुक जाती है। इस तरह से माइटोसिस की जो मेटाफेज है वहाँ वो जो है स्टेज सेल डिवीज़न की रुक जाती है। सेकेंड कैटेगरी है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स में टैक्सेंस की, दैट इज़ द पैक्लीटैक्सेल। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू विंका एल्कलॉइड्स अपोजिट है। दे टैक्सेंस कंबाइंस विद द बीटा ट्यूब्यूलिन, वहाँ पे जो है वो प्रोसेस को रोक रहे थे, यहाँ पे जो है ये पॉलीमराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो एक्सेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है डीपॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाती है। सो दे डिस्टर्ब द माइक्रोट्यूब्यूल रीऑर्गेनाइजेशन एंड एबनॉर्मल बंचेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड। सो दे डिस्टर्ब द इंटरफेस एंड माइटोटिक फंक्शन। टैक्सेन जो है टैक्सेंस जो है पैक्लीटैक्सेल जो ड्रग है, इनका मैकेनिज्म विंका एल्कलॉइड्स के मैकेनिज्म से उल्टा है। ये बीटा ट्यूबुलिन के साथ कंबाइन करके पॉलीमराइजेशन को बढ़ा देते हैं। विंका एल्कलॉइड्स जो है वो उसको कम कर रहे थे, उसको जो है रोक रहे थे प्रोसेस को, माइटोसिस को, ये इन्होंने बढ़ा दिया। तो दोनों ही तरह से डिस्टर्बेंसेस हो गई, क्योंकि एक्सेस माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए, जो माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबलाइज हो वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया, जिसकी वजह से डीपॉलीमराइजेशन जो है वो स्टॉप हो गया, और जो माइक्रोट्यूब्यूल की रीऑर्गेनाइजेशन थी वो डिस्टर्ब हो गई, और एबनॉर्मल बंचेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए, जिस वजह से जो है इंटरफेस और जो माइटोटिक फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स की। दे आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि नाम है एंटीबायोटिक्स, तो दे आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे एंटीबायोटिक्स इंटरकलेट बिटवीन DNA strands and disturbs the template function of DNA. They have the potent anti-tumor activity. Drugs in the antibiotic category as anti-cancer drugs are actinomycin D, daunorubicin or doxorubicin, idarubicin. So these are the antibiotics that are used as a anti-cancer drugs. एंटी-कैंसर ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटीबायोटिक्स जैसे कि नाम है, दे आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे इंटरकलेट जो है वो DNA स्ट्रैंड्स के बीच में इंटरकलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्पलेट फंक्शन है DNA का वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो ट्यूमर है उसके अगेंस्ट इनकी पावरफुल जो है एक्टिविटी है। इसमें ड्रग्स हमारी एक्टिनोमाइसिन डी, डोनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन एंड ईडारूबिसिन ड्रग्स है, मेन ड्रग्स जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की। जो कैंसर सेल्स हैं दे प्रोड्यूस वेरियस एंटीजेंस, जैसे कि नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टारगेट दीज एंटीजेंस जो कि कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर एडमिनिस्टर्ड फॉर सॉलिड ट्यूमर्स और लिम्फोमास के इलाज में जो है वो दिए जाते हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो दे टारगेट बी सेल्स एंड टी सेल्स। They also targets EGF receptor, that is also known as human epidermal growth factor receptor 2, HER2.
तो इस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो अपना एक्शन दिखाते हैं। जैसे कि नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो कैंसर सेल है वो कुछ पर्टिकुलर एंटीजेंस जो है वो सिक्रीट करती है, प्रोड्यूस करती हैं, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ उन्हीं को टारगेट करते हुए एंटीजेंस को जो है वो उनको जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। दे आर एडमिनिस्टर्ड फॉर जो है वो सॉलिड जो ट्यूमर है, जो गांठ है या ट्यूमर है, और लिम्फोमाज है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है बॉडी की जो बी सेल्स है और टी सेल्स हैं उनको टारगेट करते हैं। इसके अलावा ये एक EGF फैक्टर है, उसको भी टारगेट करते हैं, जिसको हम HER2 या ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी हार्मोनल एनालॉग्स की एंड एंटागोनिस्ट की। दे रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद वेरियस हार्मोन्स। They are not cytotoxic, they are only palliative. They reduces the thickness of tumor and relieves the pain and other discomforts. बेसिकली देखें तो हार्मोनल एनालॉग्स और जो एंटागोनिस्ट है वो कैटेगरी ड्रग्स की हैं जो कि रेगुलेट करते हैं। जहाँ पे भी कोई मान लो हार्मोन है, उसकी ओवर एक्टिविटी है या उसको हमने सर्जिकली रिमूव कर दिया है, तो उस केस में जो बॉडी में जो डेफिशिएंसी होगी उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए कारण जो बॉडी को दिक्कत हो रही है, तो उस वजह से उसको जो हार्मोन रिलीज़ है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर तो सर्जिकली मान लो कोई जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रिमूव कर दिया, तो वो पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो हम बॉडी को देंगे ताकि बॉडी में वो कमी ना हो और बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो अफेक्ट ना हो। अगर वो हाइपर सिक्रीशन हो रहा है जिसकी वजह से कैंसरस ग्रोथ हो रही है, तो उस केस में जो है उसको जो है हम जो है हार्मोनल एंटागोनिस्ट देते हैं ताकि उसकी जो रिलीज़ है हार्मोन्स की एक्सेस रिलीज़ है वो रुक जाए। बेसिकली ये कोई सेल को मारते नहीं है, दे आर नॉट साइटोटॉक्सिक, ओनली पैलिएटिव जो है एक्शन है, वो जो इंक्रीज़ है जो साइज़ है ट्यूमर का या सेल्स का, उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं। इसमें जो हार्मोनल एनालॉग्स और एंटागोनिस्ट हैं उसमें एग्जांपल आते हैं हमारे ड्रग्स के, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, GnRH एगोनिस्ट हैं, एरोमेटेज इनिबिटर्स हैं, एंड्रोजन्स हैं, एंटी एंड्रोजन्स हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स हैं, प्रोजेस्टिन्स हैं। तो उस तरह से जो है अपना जो हार्मोन्स हैं वो एनालॉग्स जो है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और एंटागोनिस्ट उसकी एक्सेस रिलीज को इनिबिट करते हैं। देन कुछ मिसलेनियस ड्रग्स हैं। इसमें पहली कैटेगरी है मिसलेनियस ड्रग में टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर्स। इसमें हमारी ड्रग आते हैं कैम्प्टोथैसिन्स, जिसमें टोपोटेकान और इरिनोटिकान ड्रग है। They damage DNA during replication. They act in the S, that is the synthesis phase of cell cycle. They stop G2, that is the post-synthetic phase of cell cycle. फर्स्ट कैटेगरी है मिसलेनियस ड्रग्स में टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर। इसमें ड्रग्स आती है हमारी कैम्प्टोथैसिन, टोपोटिकान और इरिनोटिकान। ये जो है DNA की जो रेप्लिकेशन कर रहा होता है, रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो उस दौरान DNA को डैमेज कर देते हैं। ये जो टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर्स हैं ये सेल साइकिल के S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज में जो है असर दिखाते हैं। दे ऑल्सो स्टॉप्स द G2 फेज सेल साइकिल का, दैट इज द पोस्ट सिंथेटिक फेज। मिसलेनियस ड्रग्स में दूसरी ड्रग है आपकी टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर्स। ड्रग आर इटोपोसाइड, दे आर ऑल्सो एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स। They do not inhibit mitosis. They stop cell cycle in G2, that is the post-synthetic phase. They act on DNA topoisomerase 2 and breaks DNA. They stops resealing of DNA strand after cleaving. जो टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर हैं इटोपोसाइड, ये जो है माइटोसिस के ऊपर को नहीं रोकते, दे जो है सेल साइकिल में G2 फेज, दैट इज जो सिंथेसिस का के बाद वाला फेज़ है, उस पे उस दौरान एक्शन दिखा के जो है DNA टोपोआइसोमरेज 2 के ऊपर एक्ट करते हैं और DNA को तोड़ देते हैं। वो DNA का जो रीसीलिंग होती है आफ्टर क्लीविंग उसको जो है रोकते हैं। देन कुछ एंजाइम्स हैं जैसे L एस्पार्जिनेज है। L एस्पार्जिनेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ L एस्पार्जिन टू L एस्पार्टिक एसिड। L एस्पार्जिन जो है वो इट इज़ एसेंशियल फॉर अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। L asparginase converts L aspargine to L aspartic acid and hence reduces the L aspargine levels, so the leukemic cells die. जो एंजाइम्स कैटेगरी है उसमें है हमारा एंजाइम L एस्पार्जिनेस। ये जो है एक प्रोसेस है जिसमें L एस्पार्जिन जो है वो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कैटेलाइज करता है।
अब जो एल एस्पार्जिन है वो सेल को चाहिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और यह एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। एल एस्पार्जिनेज उसको कन्वर्ट कर देता है एल एस्पार्टिक एसिड में, तो एल एस्पार्जिन का जो लेवल है वो गिर जाता है, वो अवेलेबल नहीं रहता, जिसकी वजह से उसकी कमी की वजह से जो ल्यूकेमिक सेल्स है उसकी ग्रोथ नहीं होगी और वो उसकी डेथ हो जाती है। देन वी हैव द हाइड्रोक्सी यूरिया। Hydroxyurea stops the enzyme ribonucleoside diphosphate reductase RNR, stops formation of deoxyribonucleotides DNA from ribonucleotide. Hydroxyurea acts on S, that is the synthesis phase of cell cycle. Then we have the biological response modifiers like interferon alpha, interleukin 2, which increases the T cell activity. Then hemopoietic growth factors are there. Then tretinoin, that is the trans-retinoic acid. They stops proliferation of leukemic promyelocytes. Then we have the protein tyrosine kinase inhibitors like imatinib. Protein tyrosine kinase helps in signal transduction. So protein tyrosine kinase inhibitors inhibit these enzymes. So signal transduction will be affected and the cells growth will be affected. Then we have the thalidomide. ये जो drug है ये it was banned many years back, decades back, because of its adverse side effect, teratogenic effects. It was banned from the market, but from few years back, because of their anti-cancer effect, it is again nowadays used in the treatment of cancer. Thalidomide stimulates T cells and NK natural killer cells, and it stops the tumor cell proliferation. लास्टली जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, 3 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 है जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो है उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है. देन रेडियो फास्फोरस 32P है. देन स्ट्रोंशियम क्लोराइड है. तो दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट जो है रेडियोथेरेपी ऑफ द कैंसरस ग्रोथ ऑफ द सेल्स. So that's all about the anti-cancer drugs from my side. In case any doubt is there or you want any clarification, my mobile number is there and email ID is there. Lastly, I wish to acknowledge the efforts of my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. I am thankful to him. Good day to you. Thank you very much.